बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, जिसके पहले भाग में बच्चों हमने देखा कि पृथ्वी के स्थल मंडल के बारे में, उसको कितने भागों में बांटा गया, अर्थात महाद्वीपों को 7 भागों में बांटा गया है। वहीं इसके दूसरे भाग में बच्चों हमने देखा पृथ्वी का दूसरा जो महत्वपूर्ण परिमंडल है वो है जल मंडल। इसमें हमने देखा कि 5 प्रकार के क्या थे अपने सामने, महासागर थे। वहीं इसके इस वाले भाग में अर्थात भाग 3 में हम बात करेंगे पृथ्वी के जो वायुमंडल और जैवमंडल इनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों भाग 3 पृथ्वी का वायुमंडल और जैवमंडल। पहले बात करते हैं कि बच्चों वायुमंडल क्या है और इसके संगठन क्या है और इसमें किस प्रकार से गैसों का एक आवरण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो शुरू करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, पहले इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से गैसों की परत अर्थात गैसों के एक आवरण से घिरी हुई है। और ये गैसों का आवरण क्या कहलाता है बच्चों, वायुमंडल कहलाता है। अर्थात पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ गैसों का आवरण या गैसों की परतें क्या कहलाती है बच्चों, वायुमंडल कहलाती है। और इस परत में बच्चों हम बात करेंगे कि जो मुख्यतः कौन कौन सी गैसें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन गैस, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो अत्यधिक न्यून मात्रा में पाई जाती है। और वहीं बात की जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। उसके बाद में बात की जाए तो ऑक्सीजन, 3 नंबर पे है अपनी आर्गन और 4 नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद जो अन्य गैस हैं उनका प्रतिशत वायुमंडल में अत्यधिक क्या है, न्यून है। यह वायुमंडल क्या करता है बच्चों, हम लोगों की जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उन किरणों को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, पराबैंगनी किरणें। तो इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोक लगाता है कौन, वायुमंडल। और ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं बहुत हानिकारक किरणें होती हैं और इससे त्वचा का कैंसर होने का खतरा अत्यधिक मात्रा में रहता है। तो इन किरणों से हमारी रक्षा कौन कर रहा है बच्चों, वायुमंडल। और वायुमंडल में भी बात की जाए विशेष तो वो आती है अपनी ओजोन परत की। ओजोन जो परत है वो बच्चों क्या कर रही है, वायुमंडल का एक हिस्सा समतापमंडल में, वो क्या करती है हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे क्या करती है, रक्षा करती है। अब देखेंगे कि बच्चों वायुमंडल को पृथ्वी की ये सतह है, इस सतह से आसमान में ऊपर की ओर इनको अगर विभाजित किया जाए तो सबसे पहले अर्थात नीचे का जो मंडल है वो है अपना शोभ मंडल। 1 नंबर पे कौन सा मंडल है, शोभ मंडल। 2 नंबर पे बात करें तो उसका नाम आता है समताप मंडल। इस मंडल में क्या रहता है बच्चों, तापमान लगभग स्थिर या समान रहता है, तापमान में गिरावट और बढ़ोतरी अत्यधिक मात्रा में नहीं होती है, इसलिए इस मंडल का नाम क्या रखा है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में 3 नंबर मंडल की बात की जाए तो वो आता है अपने सामने मध्य मंडल। उसके बाद में आयन मंडल, और आयन मंडल के जो बाहर का भाग है वो क्या कहलाता है बच्चों, बहिर्मंडल कहलाता है। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिया हमने पृथ्वी की सतह से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे जो आखिरी अर्थात बाहरी भाग है वो है अपना बहिर्मंडल। वायुमंडल बच्चों 1600 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहां तक फैला हुआ है। अर्थात जो पृथ्वी की सतह है, जीरो यहां से कुल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्या हुआ है बच्चों, फैला हुआ है। और कितनी परतों में, 5 परतों में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के रूप में इसे 5 परतों में बांटा गया है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर इस प्रकार से है, देख सकते हैं, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। जो सोम मंडल है बच्चों इसमें क्या होता है, सबसे अधिक जो अपनी मौसमी घटनाएं होती है वो अत्यधिक किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल में गैसों के संगठन की बात करें तो बच्चों हम देखते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में, मैंने अभी आपसे बात की कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है और वो प्रतिशत है लगभग 78%। और नाइट्रोजन गैस जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद बात करें तो 21% की मात्रा है ऑक्सीजन गैस की और वो हमें क्या करती है बच्चों, सांस लेने में सहायता करती है। उसके बाद आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलके और अन्य गैसें सभी मिलके ये क्या है,
1% के अंदर सिमटी हुई है, अर्थात इनकी मात्रा क्या है, अत्यधिक न्यून मात्रा है। और वायुमंडल में सबसे अधिक बात की जाए तो वो है 1 नंबर पे अपनी नाइट्रोजन गैस और 2 नंबर पे है ऑक्सीजन गैस। वहीं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या करती है बच्चों, पृथ्वी को गर्म रखने में सहायता करती है, जिससे पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव हुआ है। अर्थात पृथ्वी को अगर ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को क्या रखेगी, मेंटेन रखने में कौन सहायता करती है, CO2 गैस सहायता करती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात और देखेंगे हम आगे कि यदि इस CO2 की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन यदि इसका स्तर समान रहे तो ये पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जो निवास करने वाले लोग और जंतु जगत, पादप जगत है, उनके लिए क्या है, एक जीवनदायी की गैस का काम कर रही है। कौन, CO2 एज ए ऑक्सीजन, क्योंकि ये बच्चों पृथ्वी को गर्म रखने में सहायता करती है। अगर ये नहीं हो तो पृथ्वी क्या बन जाएगा बच्चों, बर्फ का या ठंडा क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में क्या आती है, कमी आती है। वायुमंडल में जैसे जैसे बच्चों पृथ्वी की जो सतह है उससे ऊंचाई की ओर जाएंगे, अर्थात सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो घनत्व में क्या आती जाएगी बच्चों, कमी आती जाएगी। समुद्र की जो सतह है, महासागर की सतह पर क्या है, वायुदाब सबसे अधिक रहता है। वहीं जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब और घनत्व में क्या आती जाएगी बच्चों, कमी आती जाएगी। इसलिए क्या करते हैं बच्चों कि जो पर्वतीय भाग है उसमें वायुदाब और घनत्व क्या रहता है, अत्यधिक कम रहता है। और अत्यधिक घनत्व कम रहने के कारण जो भी लोग वहां पर जाते हैं उनको सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई आती है। तो सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई आती है, उससे बचने के लिए वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जो पर्वतारोही होते हैं उनको आपने फोटो में या कहीं पे देखा होगा, तो वो जब भी पर्वत को फतेह करने के लिए जाएंगे या पर्वतों पर चढ़ने के लिए जाएंगे तो वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूर जरूर लेके जाएंगे। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान के मान में भी भिन्नता आती जाती है। जैसे जैसे बच्चों वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो सौर मंडल में तापमान में पहले क्या आएगी, गिरावट आएगी। समताप मंडल में सौर जो तापमान है वो क्या है, अपना थोड़ा सा वृद्धि करेगा और उसके बाद में जो तापमान है वो वापिस घटता जाएगा। तो ये अलग अलग तापमान है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की ओर जाएंगे। और वायु हमेशा बच्चों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। एक क्षेत्र बनता है हाई प्रेशर का और एक क्षेत्र बनता है लो प्रेशर का। तो लो प्रेशर से बच्चों क्या करती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। तो यहां पर जो वैक्यूम या रिक्त स्थान हो जाएगा और इस रिक्त स्थान की पूर्ति कौन करेगा, इसके पास का जो हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा वो इस रिक्त स्थान को भरने का काम करेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखें कि जो वायु है वो हमेशा क्या करती है कि उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती है, क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र क्या होता है, रिक्त क्षेत्र होता है। और उस रिक्त क्षेत्र को भरने के लिए वायु उच्च दाब के क्षेत्र से रिक्त दाब अर्थात जो लो प्रेशर का क्षेत्र है उसकी ओर चलेगी। जो गतिशील वायु है उसको बोला जाता है पवन। ये टेक्निकल चीज है यहाँ पे एक बच्चों की, पवन और वायु में क्या अंतर है। तो वायु तो क्या है, एक गैसों का संगठन है और वो गतिशील नहीं है। और यदि वायु क्या है, गतिशील हो जाए तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, पवन के नाम से जानेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है एक लाइन का कि पवन किसे कहते हैं, तो गतिशील वायु को क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी का जो चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये क्या है, जंतु जगत और पादप जगत को जीवन प्रदान करता है, वो है अपना जैव मंडल। जैव मंडल बच्चों कुछ भी नहीं है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जो तीनों मंडल हमने अध्ययन कर लिए हैं उनका क्या है, संक्रमणीय क्षेत्र है। संक्रमणीय क्षेत्र का मतलब है बच्चों जैसे ये हो गया अपना स्थल मंडल, ये हो गया जल मंडल, वहीं ये हो गया वायुमंडल। तो बच्चों इन तीनों ही मंडलों का एक क्षेत्र ऐसा है जो क्या है, कॉमन है, और वो है ये वाला भाग। वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल का संक्रमणीय क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, जैव मंडल कहलाएगा। तो जैव मंडल कुछ भी नहीं है बच्चों कि जो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल है उन तीनों का एक ऐसा भाग
जो कॉमन है अर्थात संक्रमणीय क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, जैव मंडल कहलाएगा। जैव मंडल में जीवों को जीने के लिए क्या है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती है। इसमें जीवों के अनेकों प्रजातियां पाई जाती है। सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में भी ये जीव और जंतु पाए जाते हैं। जैव मंडल में जो प्राणी हैं उनको बच्चों दो भागों में बांट के देखते हैं कि जो पहला है अपना जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत, इन दो भागों के अंदर किनको, प्राणियों को जैव मंडल में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के जो सभी परिमंडल हैं ये आपस में पारस्परिक क्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्थल मंडल पे यदि संकट आएगा तो बच्चों वो नो डाउट जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ये चारों परिमंडल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक रूप से क्या है, निर्भर हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए बच्चों कि किसी न किसी माध्यम से इन सभी परिमंडलों को प्रदूषण से अपने को क्या करना है, बचाना है। और ये एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इन परिमंडलों में जो उत्पन्न असंतुलन है इससे विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति हमको देखने को मिलती है। चाहे वो किसी भी परिमंडल में हो, यदि इनमें असंतुलन उत्पन्न होगा तो इससे विभिन्न प्रकार की आपदाएं आपके सामने आ सकती है। और जिसमें सबसे पहली है अपने भूकंप है, सुनामी है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और इस प्रकार की जो अनेकों आपदाएं हैं या प्रदूषण के जो प्रकार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन परिमंडलों में हुए असंतुलन के द्वारा। अब एक टर्म है बच्चों भूमंडलीय तापन, इसका दूसरा नाम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन। इससे पहले हम बात कर रहे थे बच्चों CO2 गैस की, कि CO2 गैस का क्या काम होता है, पृथ्वी के जो सतह है या पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है और जलीय भाग है उसको क्या करता है, गर्म रखने में सहायक है। यदि बच्चों CO2 गैस की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए, क्या वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाए तो वो पृथ्वी के तापमान में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। और ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर देगी तो जो हिमानी और जो बर्फ वाले क्षेत्र हैं वो पिघलना चालू हो जाएंगे और इससे बच्चों क्या होगा, समुद्र के जो जल स्तर में वृद्धि होगी और वृद्धि से क्या होगा, स्थलीय भाग डूबने लग जाएंगे और मानव और जंतुओं का जीवन क्या है बच्चों, संकट में आ जाएगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, CO2 गैस के मात्रा में क्या है, वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है, भूमंडलीय तापन कहलाता है। भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन होता है, उसको बनाए रखने के लिए जो पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनको सीमित मात्रा में अपने को उपयोग में लेना है। इससे क्या है कि बच्चों जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं उनके उपयोग के लिए भी संसाधन उचित मात्रा में उनके सामने उपलब्ध रहे। इनका अंधाधुंध दोहन नहीं करना है, जितना अपने उपयोग में आता है संसाधनों का उतना ही उपयोग लेने की अंधाधुंध। तो इससे क्या है बच्चों, आने वाली जो पीढ़ी है उनके विकास के लिए भी संभावनाओं का स्तर क्या रहता है, खुला रहता है। तो बच्चों पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है उसको 3 भागों में हमने समाप्त कर लिया और इसके आगे वाले भाग में बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।